नमस्कार, डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। गुरु पारस को अंतरो जानत हैं सब संत, वह लोहा कंचन करे ये करी लहे महंत। यानी पारस तो लोहे को सोना बनाता है, परंतु गुरु शिष्य को अपने समान महान बना लेता है। और गुरु शिष्य की यह परंपरा भारत की संस्कृति का सबसे अहम और पवित्र हिस्सा रहा है। ये गुरु ही है जो हमें आध्यात्म से लेकर इहलौकिक और पारलौकिक ज्ञान का अनुभव कराते हैं। बचपन से लेकर उम्र के आखिरी दहलीज तक ये गुरु ही होते हैं जो हम एक अनपढ़ बालक को सांचे में ढालकर उसे एक संपूर्ण इंसान बनाते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। जीवन के मूल्यों को समझने के लिए शिक्षक और शिक्षा के महत्व को समझना बेहद जरूरी है। हर साल 5 सितंबर को भारत के पहले उपराष्ट्रपति, प्रख्यात शिक्षाविद और महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन गुरुओं को समर्पित और शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे शिक्षक दिवस के महत्व की, इसके इतिहास की, साथ ही साथ जानेंगे देश में शिक्षा के विकास की यात्रा की और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। ये भी जानेंगे कि देश में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। हर साल 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन छात्रों को गुरु के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन होता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के भारतीय संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में अनोखे योगदान को याद किया जाता है। हर साल 5 सितंबर को भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उनकी इस इच्छा का सम्मान करते हुए देश में 1962 से हर साल 5 सितंबर को उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की शिक्षक परंपरा का एक प्रतीक पुरुष के रूप में हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन को देखते हैं। राधाकृष्णन जैसे विराट व्यक्तित्व को याद करने का आशय है भारत की परंपरा के गुरु को याद करना और गुरु की भूमिका विस्तार को समझना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ था। बचपन से ही मेधावी डॉक्टर राधाकृष्णन ने दर्शन शास्त्र में एमए किया और 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हुए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराया। अपने जीवन के 40 साल शिक्षक के तौर पर बिताने वाले डॉक्टर राधाकृष्णन भारतीय दर्शन शास्त्र परिषद के अध्यक्ष भी रहे। देश और दुनिया के अनेक विश्वविद्यालयों ने उन्हें अपनी मानद उपाधियों से सम्मानित किया। शिक्षा के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 1931 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइट के सम्मान से भी नवाजा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन संविधान निर्माण सभा के सदस्य बने। 1949 से 1952 तक वे तत्कालीन सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे। साल 1952 में वो देश के पहले उपराष्ट्रपति बने और 1962 में उन्हें देश का दूसरा राष्ट्रपति चुना गया। शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 1954 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लंबी बीमारी के बाद 17 अप्रैल 1975 को उनका निधन हो गया। नमन करते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, क्योंकि उनकी स्मृति में उन्होंने जो शिक्षा में मूल्य दिए, उन्होंने जो शिक्षा में काम किया और एक बहुत साधारण परिवार से उठ के वो राष्ट्रपति तक पहुँचे। कोई एक शिक्षक जो है वो किस तरह से एक प्रेरणा बने विद्यार्थियों को, उसको हम नमन करते हैं। पूरे विश्व को ही एक स्कूल मानने वाले महान शिक्षाविद
और दार्शनिक डॉक्टर राधाकृष्णन ने देश विदेश में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया और जीवन भर शिक्षा के विकास के लिए काम करते रहे। किसी भी राष्ट्र का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास उस देश की शिक्षा और शिक्षा नीति पर निर्भर करता है। इन्हीं विषयों को ध्यान में रखते हुए और शिक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण विकास के लिए सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेकर आई, जिसका मकसद शिक्षा के क्षेत्र में मौजूदा तमाम बाधाओं को दूर कर सभी को सर्वसुलभ और मूल्यपरक शिक्षा उपलब्ध कराना है। आइए जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार को लेकर क्या-क्या मुख्य बातें हैं। शिक्षा विकास की कुंजी है और किसी भी राष्ट्र के निर्माण में इसकी अहम भूमिका होती है। इसे ध्यान में रखते हुए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के तमाम प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसका उद्देश्य देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों, जिनमें SDG 4 यानी शिक्षा के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों में से एक को हासिल करना भी है। इसके तहत समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत साल 2030 तक सभी लड़कियों और लड़कों को मुफ्त प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। साथ ही इसमें केंद्र और राज्यों के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर GDP का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि इस नीति के माध्यम से बहुत कुछ हो सकता है। इसमें इतने बिंदुओं को पकड़ा गया है और पहली बार देश में एक नीति आई है जो स्कूल एजुकेशन से लेकर पोस्ट PhD तक बात करती है। पहली बार एक एजुकेशन नीति आई है जो टीचर एजुकेशन, एग्रीकल्चर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन सबको इंटीग्रेट करके बात करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 5 आधारभूत संरचना है। इसमें अभिगम, न्याय संगत, गुणवत्ता, वहन करने लायक और जवाबदेही की बात की गई है। इस नीति के तहत ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल से 12वीं कक्षा तक मुफ्त और अनिवार्य स्कूली शिक्षा देने की बात है। इसमें स्कूली शिक्षा के तहत अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के साथ पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना को स्कूली शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों के ज्ञान को बढ़ाने और सामाजिक भावनात्मक विकास को उम्र के आधार पर बांटा गया है। इसमें पुरानी शिक्षा नीति की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था की जगह 3 से 18 साल के सभी बच्चों के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण के आधार पर अलग अलग वर्गों में शामिल किया गया है। इसमें सबसे पहला मूलभूत चरण है जो 3 साल से लेकर 8 साल के बीच का है। इसके बाद का चरण है प्राथमिक चरण है जो 3 साल का है और इसकी उम्र सीमा 8 से 11 साल तक की है। अगला चरण 11 से 14 साल का है जिसे मध्य चरण कहा गया है और आखिरी चरण है माध्यमिक या उच्च चरण जो 14 साल से 18 के बीच का है। नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को प्री प्राइमरी से लेकर कम से कम 5वीं तक और वैसे 8वीं तक मातृभाषा में ही पढ़ाए जाने का प्रावधान है।
प्री स्कूल और पहली क्लास में बच्चों को 3 भारतीय भाषाओं के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, जिसमें वह इन्हें बोलना सीखें और इनके स्क्रिप्ट पहचानें और पढ़ें। साथ ही तीसरी क्लास तक मातृभाषा में ही लिखें और उसके बाद 2 और भारतीय भाषाएं लिखना भी शुरू करें। इसके अलावा अगर कोई विदेशी भाषा भी पढ़ना और लिखना चाहेगा तो उसे 3 भारतीय भाषाओं के अलावा चौथी भाषा के तौर पर पढ़ाई जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विद्यालयों के परिसरों को फिर से व्यवस्थित किया जाएगा। इसके साथ ही स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम सामग्री के भार को कम करने की बात भी इसमें शामिल है। इसके अलावा एक सक्रिय शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है, जो मूल क्षमताओं और जीवन कौशल के विकास पर केंद्रित होगा, जिसमें 21वीं सदी का कौशल विकास भी शामिल है। इस नीति के तहत स्तरहीन शिक्षक शिक्षण संस्थानों को बंद करने और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को बड़े विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में स्थानांतरित करके शिक्षक शिक्षण के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव की बात भी शामिल है। इसमें स्कूली शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए 4 साल का बीएड का कोर्स करने की बात की गई है। किसी भी शिक्षा नीति का या किसी भी विद्यालय का, स्कूल का, कॉलेज का, विश्वविद्यालय का यदि स्वरूप परिवर्तित हो सकता है तो वो सिर्फ शिक्षकों के माध्यम से हो सकता है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि शिक्षा एक वो चीज़ नहीं है कि फाइलों के माध्यम से चलेगी। शिक्षा क्लासरूम में चलेगी और क्लासरूम में हर शिक्षक चलाएगा, वो ऑफिस ऑर्डर से नहीं चलेगी। तो शिक्षकों को जब तक हम उस तरह से प्रभावित करके उस जोन में नहीं लाते तब तक बहुत मुश्किल वाली बात है। नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के योगदान पे सबसे ज़्यादा बल दिया गया है। इसलिए इस नई शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए शिक्षक ही सबसे महत्वपूर्ण उपादान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने, वयस्कों और आजीवन सीखने वालों की भागीदारी को बढ़ाने के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में सभी प्रकार की विसंगतियों को समाप्त करने की बात है। इसके साथ ही भारतीय और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के अलावा पाली, फारसी और प्राकृत के लिए 3 नए राष्ट्रीय संस्थानों और एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में छात्रों, शिक्षकों और शैक्षिक संस्थाओं में क्षमताओं के आधार पर जरूरी बदलाव पर जोर दिया गया है, ताकि देश में एक सक्षम और मजबूत शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मकसद भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा तंत्र को विकसित करना है, जो सभी को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर विकसित भारत के सपने को साकार करते हुए देश को एक वैश्विक महाशक्ति बनने में सक्रिय भूमिका निभाए। दरअसल शिक्षा पर पिछली नीतियों का जोर मुख्य रूप से शिक्षा तक पहुंच के मुद्दों पर था। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे 1992 में संशोधित किया गया था, के अधूरे काम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा पूरा करने का प्रयास किया गया है। भारत की शिक्षा प्रणाली दुनिया में सबसे मजबूत और सबसे प्रभावी है। शिक्षा के क्षेत्र में आज हम दूसरे देशों से काफी आगे निकल चुके हैं। आज भारत की उच्च शिक्षा विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है, जो इसकी विरासत और भविष्य के लिए इसकी आकांक्षाओं दोनों को बखूबी दर्शाती है। शिक्षा के क्षेत्र में ये सरकार की दूरदर्शी नीति और योजनाओं का परिणाम ही है कि आज भारत उच्च शिक्षा में वैश्विक स्तर पर अपनी बेहद महत्वपूर्ण पहचान बना चुका है। आज पूरे देश में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट संस्थान के साथ ही विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विशाल नेटवर्क तक संस्थानों की एक प्रभावशाली श्रृंखला मौजूद है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर एशिया 2024 के अनुसार भारत में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त उच्च शिक्षा प्रणाली मौजूद है। शिक्षा में
बहुत बदलाव आया है। और जो हायर शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, उसमें हम कैसे रिसर्च और इनोवेशन को हम इनकॉर्पोरेट करें, उसको बढ़ावा दें। ये कुछ एक चीज़ें हैं जो हमारे सामने आती हैं। देश में उच्च शिक्षा की स्थिति का पता लगाने के लिए शिक्षा मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एक ऑनलाइन सर्वे कराता है। 2021 और 22 में कराए गए सर्वे की रिपोर्ट जनवरी 2024 में जारी की गई। इस सर्वे में देश में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थानों को शामिल किया गया था। सर्वे में शिक्षक, छात्र नामांकन, शैक्षिक कार्यक्रम, परीक्षा परिणाम, शिक्षा वित्त, बुनियादी ढांचे जैसे अलग अलग मानदंडों को शामिल किया गया। AISHE 2021 और 22 की रिपोर्ट के अनुसार देश में पंजीकृत विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों की कुल संख्या 1168 है। वहीं महाविद्यालयों की संख्या 45,473 और स्वतंत्र संस्थानों की संख्या 12,002 है। देश में 2014-15 से अब तक कुल 341 विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान स्थापित किए गए हैं, जबकि 2014 और 15 के मुकाबले 2021 और 22 तक 6,975 नए महाविद्यालयों को स्थापित किया गया। वर्ष 2021 और 22 में 1,677 नए कॉलेज AISHE के साथ रजिस्टर्ड हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 और 22 में देश में 17 महिला विश्वविद्यालय थे, जबकि 2014 और 15 में महिला विश्वविद्यालयों की संख्या मात्र 11 थी। जहां तक उच्च शिक्षा में छात्रों के नामांकन की बात है, तो यह 2020 और 21 में 4.14 करोड़ से बढ़कर 2021 और 22 में करीब 4.33 करोड़ हो गया। वहीं 2014 और 15 में उच्च शिक्षा में छात्रों का नामांकन 3.42 करोड़ था। इस तरह 2014 और 15 की तुलना में 2021 और 22 तक इसमें 26.5% यानी 91 लाख छात्रों की बढ़ोतरी हुई। इसी तरह उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 2020 और 21 में 2.01 करोड़ से बढ़कर 2021 और 22 में 2.07 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि 2014 और 15 में ये 1.57 करोड़ ही था। इस तरह 2014 और 15 की तुलना में 2021 और 22 तक इसमें 32% यानी 50 लाख महिला छात्रों की बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2021 और 22 के दौरान उच्च शिक्षा में नामांकन लेने वाले कुल 4.33 करोड़ छात्रों में 15.3% अनुसूचित जाति से, 6.3% अनुसूचित जनजाति से, 37.8% अन्य पिछड़ा वर्ग से और शेष 40.6% छात्र अन्य समुदायों से थे। अगर छात्रों के अलग अलग जाति और समूह की बात करें तो उच्च शिक्षा में 2021 और 22 में अनुसूचित जाति के छात्रों का नामांकन 66.23 लाख था, जबकि 2014 और 15 में ये 46.07 लाख था। इस तरह 2014 और 15 की तुलना में 2021 और 22 तक इसमें 44% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं उच्च शिक्षा में महिला छात्रों का नामांकन 2021-22 में 37.71 लाख था, जबकि 2014 और 15 में ये 21.02 लाख ही था। इस तरह 2014 और 15 की तुलना में 2021 और 22 तक महिला SC छात्रों के नामांकन में 51% का इजाफा हुआ। इसी तरह ST छात्रों का नामांकन 2014-15 में 16.41 लाख से बढ़कर 2021 और 22 में 27.01 लाख हो गया, जो 2014 और 15 की तुलना में करीब 65.2% ज्यादा थी। वहीं ST महिला छात्रों के मामले में ये संख्या 2014 और 15 में 7.47 लाख से बढ़कर 2021-22 में 13.46 लाख हो गई। इस तरह शिक्षा में ST महिलाओं का नामांकन भी 2014-15 की तुलना में 2021-22 तक 80% की इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसी तरह 2014-15 की तुलना में 2021-22 तक OBC पुरुष छात्रों के नामांकन में 45% और महिला छात्रों के नामांकन में करीब 49.3% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। उच्च शिक्षा में अगर PhD में नामांकन की बात करें तो
2014 और 15 में जहां 1.17 लाख छात्रों ने पीएचडी में नामांकन कराया था, वहीं 2021 और 22 में यह 81.2% बढ़कर 2.12 लाख तक पहुंच गया, जबकि इसी अवधि में महिलाओं की संख्या दोगुनी हो गई। ऐसे ही अगर उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो यानी सकल नामांकन अनुपात की बात करें तो यह 2014 और 15 की 23.7% की तुलना में 2021-22 में बढ़कर 28.4% हो गया। वहीं महिला जीईआर 2014-15 में 22.9 से बढ़कर 2021-22 में 28.5 हो गया। दरअसल 2021 में नई शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में कई तरह के कदम उठाए गए, जिसका प्राथमिक और उच्च स्तर की शिक्षा पर काफी प्रभाव पड़ा है। सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास और शिक्षा के बुनियादी ढांचे में व्यापक विस्तार होने से आज भारत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही दुनिया के सबसे पसंदीदा उच्च शिक्षा के स्थलों में से एक में बदल जाएगा। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और देश के युवाओं को सशक्त बनाने के साथ ही उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई अन्य महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों से शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन और बदलाव देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जहां भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी लहर लेकर आई है, वहीं सरकार शिक्षा को सर्व सुलभ करने के लिए कई अन्य पहल भी कर रही है ताकि पूरे देश में एक समग्र और समावेशी शिक्षा प्रणाली का आधारभूत ढांचा तैयार हो सके। इस दिशा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2015 में शुरू किए गए डिजिटल इंडिया मिशन ने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालयों तक डिजिटल अध्ययन और प्रौद्योगिकी एकीकरण को बढ़ावा देकर शिक्षा में नई क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस पहल के तहत सरकार ने देश भर में डिजिटल बुनियादी ढांचे, इंटरनेट कनेक्टिविटी और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत इंटरैक्टिव और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दूरस्थ क्षेत्रों में भी छात्रों के लिए सुलभ हुई है। डिजिटल इंडिया एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यदि देखा जाए कि हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर का लेक्चर हम दिल्ली विश्वविद्यालय में बैठे सुनने की यदि हमें चाहत है, इच्छा है, तो निश्चित रूप से डिजिटल जो इंडिया है या डिजिटल जो वर्ल्ड है उसके जो अनुरूप जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, इसमें एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण पहलू को जोड़ता है कि हमारी पहुंच हो जाती है। स्कूल कैसे होने चाहिए, इसे लेकर अब तक कोई एक आदर्श स्थिति नहीं थी, लेकिन एनईपी 2020 आने के बाद मोदी सरकार ने प्रत्येक ब्लॉक के 2 सरकारी स्कूलों को आदर्श स्कूलों में तब्दील करने का फैसला लिया। इसे पीएम श्री यानी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया का नाम दिया गया। इसके साथ ही सरकार ने माध्यमिक शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर तक भी शिक्षा के विकास के लिए 2017 में स्वयं पोर्टल की शुरुआत की। स्वयं पोर्टल एक ऐसा शिक्षण प्लेटफॉर्म है जो कक्षा 9 से लेकर स्नातकोत्तर तक स्तर के पाठ्यक्रम को कहीं भी किसी भी समय किसी भी स्थान से निःशुल्क एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। इस पोर्टल पर उपलब्ध सभी पाठ्यक्रम देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए हैं। इसी तरह सरकार ने जुलाई 2021 में निपुण भारत मिशन की शुरुआत की। इस योजना के तहत कक्षा 3 से 6 तक के छात्रों को आधारभूत शिक्षा और संख्यानात्मक ज्ञान प्रदान किया जाता है। जून 2023 में पुणे में आयोजित G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा के महत्व के साथ ही भारत में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे पहल के बारे में भी बताया। In India, we have embarked on a holistic and comprehensive journey. We believe that foundational literacy forms a strong base for our youth. And we are also
combining it with technology. For this, we have started the National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy, or निपुण भारत इनिशिएटिव। शिक्षा के क्षेत्र में हर स्तर पर किए जा रहे महत्वपूर्ण परिवर्तन का नतीजा ही है कि आज भारत में साक्षरता दर के साथ ही प्राथमिक और माध्यमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहा है। यह विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये था शिक्षक दिवस के मौके पर डीडी न्यूज का खास कार्यक्रम। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।